जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। कोई क्वेश्चन? जी बच्चों चले आगे, आगे नहीं पीछे चले। ये इससे थोड़ा सा ऊपर आपको एक एग्जांपल नजर आ रही होगी, आ रही है नजर? ये एग्जांपल भी आपने देखी होगी। अच्छा जी, आपके सामने एक एग्जांपल है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आपका ओल्ड एसेट आपने 200 का ख़रीदा था, 80 रुपये की वैल्यू लूज़ करके यानी डेप्सिट होके वो 120 पर पड़ा हुआ था और आपने कोई नया एसेट जो है वो एक्सचेंज किया उसके साथ। ये अब थोड़ी एग्जांपल में ज़रा बातें कम लिखी हुई हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे ये आपका न्यू मोबाइल है, ये न्यू मोबाइल है, ठीक है। और ये आपका भाई कह रहे थे क्यों मोबाइल है, मार्केट ख़त्म हो गया। ये एप्पल है, ये मैंगो है। कोई बताओ कोई यार एंड्रॉयड की कंपनी। अच्छा जी, नोकिया 1200। ठीक है, ये जनाब आपका पुराना मोबाइल है, ठीक है। अच्छा आप सुने सुने सुने, यहाँ पे कुछ होता है इसके? कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, अब बच्चों बात सुन लो, इसी सवाल वाला डेटा लिख लें। आप बाजार में गए तो इसके ऊपर लिखा हुआ था 150, ठीक है, और इसके ऊपर लिखा हुआ था 130। अब ये ना कहना, समझ लो प्लीज। आप दुकानदार के पास गए, आपने उनसे कहा कि आपने ये मोबाइल लेना है, तो ये आपके पास आएगा, ये आपके पास आया है, ठीक है। और ये ओल्ड मोबाइल जो है आपने कहा कि जी ये बदले में मैंने आपको देना है, तो ये आपसे चला गया है। तो दुकानदार ने कहा वो तो ठीक है, आप ये अपना मोबाइल दें और साथ में मुझे 12 रुपये भी दें। ये क्या है जी, 12 रुपये क्या है? कैश पेड। क्या है ये? कैश पेड। अब सवाल नंबर, सिचुएशन नंबर 1 कहते हैं जी कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ठीक है। अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है, अब मुझे बताओ, पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है आपने इंट्रो में, लेकिन फिर भी रिवाइज कर रहा हूं ना, कि आपका जो अब फेयर वैल्यू दोनों की गिवन है, 150 भी और 130 भी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है तो फिर नए वाले की फेयर वैल्यू को इग्नोर कर देना है, क्योंकि आप ये बताओ कि ये नया मोबाइल आपको कितने में पड़ा, आपका क्या गया जी, हमारा 130 रुपये का मोबाइल गया, ये फेयर वैल्यू है ना इसकी, ठीक है। और साथ में जेब से 12 रुपये का कैश भी गया, तो हमें ये 142 में पड़ा है। 150 ये जो भी लिखा हुआ था मैंने तो मिटा दिया, उसको इग्नोर करो, सही है, ठीक है। तो अगर फेयर वैल्यू दोनों की गिवन हो तो फिर आपकी कॉस्ट क्या होती है? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड, ठीक है जी। और ये आ जाएगा आपका आंसर 142। अब एंट्री अगर मैं बनाऊं तो एंट्री एक्सचेंज की क्या हुआ करती थी? एसेट डेबिट न्यू की कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ न्यू,
और एसेट क्रेडिट ओल्ड की कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ ओल्ड, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम डेबिट किया करते थे। और कैश एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में नॉर्मली पुराना एसेट दे के हम नया ले रहे होते थे ना तो कैश पेड आ रहा होता था, कैश। ये जनरल एंट्री थी एक्सचेंज की। अब पहले सिनेरियो के अंदर कैश कितना है 12, ओल्ड की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 200 कॉस्ट कितनी है, ये सवाल में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड, ठीक है। एक्यूमुलेटेड एडिशन कितनी है 80। तो बच्चों ये सवाल तो कॉमन रहेगा। चेंज अब सारी सिचुएशंस में इसके अलावा की आनी है, ओके। तो ये इतना जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये कॉमन रहेगा। अब मैं कोई और कलर यूज़ कर लेता हूँ जो हर सिचुएशन के अंदर चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो कौन सा कलर यूज़ करना है, इंडिगो लबो पहले, अच्छा जी, अच्छा जी प्लीज़। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बताएं अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो। तो हमने कहा था दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है तो आय वाले की फेयर वैल्यू इग्नोर करें, गए वाले की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड, ठीक है जी। तो ये 142 हमने बनाया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। 142 बताएं जी, 10 का गेन आ गया P&L के अंदर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अच्छा जी, अब सिचुएशन नंबर 2, अलग अलग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, ठीक है। आगे कहता है जी सिचुएशन ये है कि फेयर वैल्यू सिर्फ नए एसेट की गिवन है, तो फिर कोई बात नहीं, मजबूरी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कॉस्ट यही ले लेंगे जो उसकी फेयर वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमारे पुराने मोबाइल की तो फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है। इधर देखो चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, नहीं ये भी तो चेंज हो जाएगा ना, ये फिगर चेंज होगी, ये बाकी सब सेम रहना है, पुराने की कॉस्ट वही, कैश वही और एक्यूमुलेशन वही, ठीक है जी। अब बताएं जी नए की कॉस्ट कितनी बनेगी, ये 150 ही नए की कॉस्ट बन जाएगी, कोई ऐड शेड कुछ नहीं करना, ठीक है। 150 ही क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू। यहाँ पे जाके कॉस्ट ऑफ न्यू लिखा 150, आंसर क्या आ गया 18 का गेन, ठीक है। को मसला। तीसरा सिनेरियो कहते हैं कि अगर दोनों की ही फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो फिर भाई मरता क्या ना करता, मजबूरी के दर्जे में जो आपके पास है बस उसी को पकड़ें और उसमें कैश को प्लस कर लें। तो बुक वैल्यू कितनी है जी 120 प्लस कैश, तो ये कितना बन गया 132। तो इस केस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 132 और बैलेंसिंग फिगर चेक करते हैं फिर उसके बाद। तो 132 यहाँ पे आ गया, तो ये P&L बैलेंसिंग कितना है, चलो लिख तो लेने दो, इसी तरफ ही लिख लेते हैं, किसी तरफ भी लिख कर 0 लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर बुक वैल्यू यूज़ करेंगे तो कोई गेन लॉस नहीं आएगा, ठीक है। अब ये तो होगी थोड़ी सी रिवीजन, एंट्री में क्या करते थे और कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकाला करते थे अगर फेयर वैल्यू दोनों ही गिवन है या फेयर वैल्यू एक की गिवन है, ठीक है। अब इसी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन ये लिखी हुई है, इसको पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तैयार है जी। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज गिवन, एक मिनट के लिए जरा ऐसे कर लें, देन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश, यानी प्लस कैश पे किया तो प्लस और कैश रिसीव किया तो ये ना, मैं आपको 1 बाय 1 ओपन करता हूं ये, ठीक है ना। अगली बात, इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, कॉस्ट ऑफ न्यू इज फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। तीसरी बात, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन, तो क्या करेंगे, बुक वैल्यू ओल्ड एसेट की पकड़ेंगे और उसमें प्लस माइनस कैश कर देंगे, ठीक है जी। यहां तक कोई मसला,
अब 1 बाय 1 ये ब्लैक्स को खोल रहा हूं, ठीक है। वो कहता है अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है या सिर्फ ओल्ड की गिवन है तो क्या करेंगे? हमें चाहिए ही ओल्ड की, दोनों की गिवन हो तो भी ओल्ड लेते थे, नंबर ही पहला ओल्ड का है, ठीक है, या ओल्ड की ही गिवन है तो वही उठा लेंगे। तो दोनों सूरतों में यही रूल है, ठीक है, सही है भाई। ये जरा 21-22 पे करवा दें यार, रोजा लगना लग गया जी। अच्छा जी, यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन ये है कि वो कहता है फेयर वैल्यू दोनों की दी हुई है, लेकिन सवाल ने लिख दिया कि नए की फेयर वैल्यू तो ऑफिस सेंटर में हर दुकान वाला बोल रहा था बढ़ बढ़ के ये फेयर वैल्यू जो नहीं लेने गए, और जो हमारे पास पुराना एसेट है उसके लिए पूरा प्लाजा फिर के कोई बेसमेंट के अंदर नुक्कर में बैठे हुए एक दो बंदों ने कोई रेट लगा दिया। यानी फेयर वैल्यू अवेलेबल तो थी लेकिन कोई ज़्यादा उसका सबूत नहीं मिला, करोबोरेट नहीं कर सके, कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। अगर ऐसी लाइन सवाल में लिख देता है तो भाई इसका मतलब यही है कि फिर फेयर वैल्यू नए की ही है, दूसरे की तो खास। तो सवाल में कभी ऐसा लिख दे, हाउएवर if fair value of acquired asset is more clearly evident then the fair value will be, then its fair value will be considered as cost। कहते हैं कि दोनों की गिवन है लेकिन नए वाले की ज्यादा एविडेंट है और पुराने वाले की कोई शायद को बंदा एक दो मिले हैं जिन्होंने कीमत लगाई है, तो इसका मतलब फिर नए को ही आप ले लो एज आ कॉस्ट। यहां तक को मसला? अच्छा, अगली बात, सवाल के अंदर उसने कहा है फेयर वैल्यू दोनों की गिवन नहीं है, फेयर वैल्यू दोनों की गिवन नहीं है। ये भी हो सकता है, या कभी ये लाइन भी लिख सकता है वो कि ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। इसका मतलब आगे लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको ज़रा सादा बात में समझा देता हूँ, सादा अल्फाज के अंदर, कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उनके वो दो दोस्त हैं, उनकी अपनी अपनी दो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, और वो अक्सर अपने ट्रक आपस में बदल लेते हैं, ठीक है, अक्सर ट्रक आपस में बदल लेते हैं कि देखने वालों को ये लगे कि यार इस कंपनी के पास तो बड़े ज़्यादा, अक्सर नहीं मतलब कभी कभार, चलो कुछ अरसे बाद बदल लिया बस, ठीक है। एक जैसे ट्रक रखे हुए हैं, वो कहते हैं यार तुम अपना ट्रक मुझे भेज दो, ये मेरे वाला ट्रक तुम ले लो। अब देखने वालों पर रोब डाल रहा है, ठीक है, हालांकि कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन इसके अंदर हुई नहीं, यानी कि किसी एक पार्टी को इससे फायदा नहीं, ठीक है। आपके पास एक मोबाइल है, आपके दोस्त के पास भी एक मोबाइल है, दोनों आपने इकट्ठे खरीदे थे, एक ही मॉडल है, एक ही कंपनी है, सब कुछ सेम है, लेकिन कलर आप दोनों का डिफरेंट है। अब इस बार आपने खुशाब जाते हुए इसको कहा यार ऐसा करते हैं ये मोबाइल चेंज कर लेते हैं, ज़रा इस तारों पे जाके रोब शोब डालूंगा, ठीक है ना। वह कहेंगे यार पिछली दफ़ा तुमने जो है वो ब्लैक आईफोन रखा हुआ था, आज तुम जो है वो येलो ले आए हो, येलो आईफोन ले आए हो, ठीक है। तो इसके अंदर अब दोनों सेम ही हैं, ठीक है, तो दोनों ने बस ऐसे ही रोब झाड़ने के लिए चेंज तो करवा लिया। तो कमर्शियल सब्सटेंस ना होना भी मतलब यही है, ठीक है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता आप दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर, तो फिर आपने, हाँ, तो फिर आपने यही वाली एंट्री करनी है, यानी आपने बुक वैल्यू, कैश पेड नहीं भी लोगे, सिर्फ बुक वैल्यू भी चली जाए ना तो वो बराबर ही गिर जाता है काम, ठीक है ना। तो बहरहाल अगर कमर्शियल सब्सटेंस लैग कर रहा हो, यानी मीन्स नो कैश फ्लो चेंज इज एक्सपेक्टेड आफ्टर एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल ट्रक फॉर ट्रक है, तब भी यही आपने काम करना है। कॉस्ट ऑफ न्यू क्या होगी? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड, अगर कोई है तो, अगर कोई दे दें तो लेट्स से, ठीक है। कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है और दोनों की फेयर वैल्यू भी गई है, तो कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो यही तो कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है, दोनों की फेयर वैल्यू देकर वो कहे कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तब भी आपने कॉस्ट ऑफ न्यू क्या करनी है? बुक वैल्यू। कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट अगर ना करता। बहरहाल इतनी तफसील के अंदर बात जाती नहीं है, मैक्सिमम बस यही वाला मामला हो सकता है, ये केस आपके सामने आता है, सबसे पसंद आई कि आपको यही है, ठीक है। ये फेयर, दोनों की फेयर वैल्यू देकर आपसे ये चेक करेगा कि आप कॉस्ट में क्या लेते हो, नए की फेयर वैल्यू 150 या पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड 142, तो यही चेक करता है वो नॉर्मली, ठीक है। चलें जी, अब अगली बात की तरफ आते हैं और वो है पेज नंबर 233 पर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, चौथा, पांचवा, छठा। जी बेटा, हाँ देखते हैं, कल कर लेंगे।
अभी काम काफ़ी है ना इधर भी, उसमें बहुत मसला आया आपको, तो फिर करना तो वो है, लेकिन कल याद कराना, ऐसी बातें ना स्टार्ट में याद कराते हैं, बाद में बस मारा मारी चल रही होती है, उस वक्त नफ्सा नफ्सी का दौर होता है, क्लास का एंड चल रहा होता है। जी बेटा इधर देखिए प्लीज़, लाइसेंस की कॉस्ट है 200। अच्छा, इनटेंजिबल्स जो है ना बेटा, उनके केस में लीगल लाइफ भी रेलेवेंट हो जाती है। टेंजिबल्स में ऐसा नहीं होता था। भाई आपके पास कैलकुलेटर आपने ख़रीदा है, इसकी लीगल लाइफ कितनी है? बस आपका है तो है, इसमें कहाँ से आ गई लीगल लाइफ? ठीक है, सही है। लेकिन जो इनटेंजिबल्स होते हैं, जैसे लाइसेंस है मिसाल के तौर पे, तो लाइसेंस कहीं पर फिशिंग करने के लिए, जैसे कहा था आपको, एक लाइसेंस मिला है आपको, अब आपको हुकूमत ने कहा है आपने 10 साल तक यहाँ से मछलियाँ पकड़नी हैं, ठीक है। वो मछलियाँ जो हैं वो तो उस समंदर के अंदर अगले 500 साल तक भी आती रहेंगी, अल्लाह के ख़जानों से आ रही हैं। तो आपके लिए यूजफुल लाइफ रेलेवेंट होगी या लीगल लाइफ? तो ये कॉन्सेप्ट इंटेंजिबल्स के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। दोनों तरह से अपना असूल अभी अप्लाई करते हैं, लेकिन लीगल लाइफ का मतलब समझ आ रहा है ना। एक खास अरसे के लिए आपको लाइसेंस मिला है, ये अगले 5 साल तक आप जो है वो गंदम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जी, और कोई नहीं कर सकता। तो 5 साल तक आप ही गंदम को, वो लाइसेंस आपको गंदम के एक्सपोर्ट करने का मिला है, ठीक है। तो वो लीगल लाइफ है उसकी। हो सकता है गंदम एक्सपोर्ट तो अगले 100 साल तक होती रहे, बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 साल का लाइसेंस है। अगली बात फिर करेंगे, अगली बात फिर वो वही तो रूल पढ़ना है आज। फिलहाल सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि लीगल लाइफ क्या है, ये समझ में आती है। इनटेंजिबल्स के केस में लीगल लाइफ होती है। अब लीगल लाइफ अगर है तो अमोर्टाइजेशन के लिए क्या यूज करें, उसके लिए स्टैंडर्ड का रूल है जो आप पूछ रहे हो, शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ। यहां पे फिर आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपने इनटेंजिबल्स को अमोर्टाइज करना है ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ। जैसे वो कहता है लाइसेंस की कॉस्ट है, लाइसेंस की कॉस्ट है 200, लीगल लाइफ है 10 साल, यानी आपको यहां पर मछलियां पकड़ने के लिए 10 साल का राइट मिला है, ठीक है। लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे तो आपको उधर इलाके के माहीगीरों ने बताया कि भाई साहब यहां पर तो अगले 12 साल तक मछलियां आती रहेंगी। अब मुझे बताओ लीगल लाइफ क्या है, आपको कितने अरसे तक यहां से मछलियां पकड़ने का राइट मिला है, और यूजफुल लाइफ क्या है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, यहां पर एक्चुअल में कितने अरसे तक मछलियां आती रहेंगी। 12, भाई 12 नहीं, 1200 साल तक आती रहें, हमारा इससे क्या, हमारे लिए तो रेलेवेंट क्या है 10 साल। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने कह दिया कि उसूल क्या, अब उसूल अगले इसको ऑपोजिट करके देखते हैं, उसूल ज्यादा अच्छा फिर समझ आएगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे बताओ शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ ऑफ, हमने क्या करना है 200 को अमोर्टाइज करना है, डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ कितनी है जी 10, और यूजफुल लाइफ वो कितनी है जी, तो दोनों में से शॉर्टर क्या है 10, तो फिर 10 को पकड़ो इधर लाओ और डेप्रिसिएशन आ गई आपकी 20, ठीक है। अब अगली बात क्वेश्चन 4A बनाते हैं, जरा इसके ऑपोजिट कर लेते हैं, ठीक है। इफ यूजफुल लाइफ इज 6 कर लो, 6 ईयर्स। अगली बात लीगल लाइफ वही रख लें, ठीक है जी। अब सोल्यूशन बताएं। आप 6 से डिवाइड 200 को अमोर्टाइज करना था, आपको लाइसेंस मिला है 10 साल के लिए। आप जब वहां पहुंचे हैं तो अगले क्या कह रहे हैं, आखिरी मछली यहां पर 6 साल तक आएगी, उसके बाद यहां मछलियां नहीं आएंगी। एक्सपेक्टेशन ही होती है ना जी, ठीक है। तो भाई आपने फिर इस 10 साल के लाइसेंस का क्या करना, तो चाहे लीगल लाइफ उसकी 10 साल है, लेकिन एक्सपेक्टेड कैश जनरेशन बेनिफिट जो आना है वो आना ही कितने अरसे तक है वहां से। तो इसलिए उसूल क्या है, शॉर्टर को ले लो, इसलिए काम चल जाता है इस तरह से, ठीक है ना। तो बेटा चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग सीखी हुई है, ठीक है जी। 200 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया
33 ठीक है जी, सही है। शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। और प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आए। पहले एक ऑप्शन फिर दूसरा। अच्छा जी, ये अब याद होगी बात, शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। यहां तक तो कोई मसला नहीं है, मसला तो अब शुरू होगा। मसला ये है, हमें ये दोनों लाइफ्स चाहिए, अमोर्टाइजेशन करने के लिए दोनों लाइफ्स चाहिए ना। मसला ये है कि लीगल लाइफ के अंदर एक्सटेंशन का ऑप्शन आ जाता है। यहां पे असल मसला है। ये तो कोई मसला ही था, आप खुश हो रहे थे, अच्छा बस यही कॉन्सेप्ट था। हाँ, बुनियाद यही थी, लेकिन अब बात जरा आगे बढ़ गई है। हमने क्या करना है, इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करना है ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ। लेकिन ये तो एंड पे जाके होगा। सबसे पहले हमें ये दोनों लाइफ्स चाहिए। अब यूजफुल लाइफ तो सवाल के अंदर गिवन होगी, आपने उठ के नहीं जाना पर्चे से, जाके लोकल से पूछने नहीं लग जाना। हाँ, लीगल लाइफ के अंदर थोड़ा सा मसला हो सकता है जो आपको तंग करेगा। लीगल लाइफ के अंदर एक्सटेंशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये 10 साल के लिए लाइसेंस मिला है और लाइसेंस में लिखा हुआ है कि ये एक्सटेंड हो सकता है मजीद 5 साल के लिए, 10वें साल के एंड पे एक्सटेंड करा लेना, रिन्यू करा लेना। पैसे तो देने ही पड़ते हैं, ठीक है। वही बात तो आगे होनी है कि कितने पैसे देकर करवा रहे हैं। खैर फिलहाल तो बात समझे, मसला समझे पहले कि आपके पास जो लाइसेंस है उसकी ओरिजिनल वाली जो असल लीगल लाइफ थी वो 10 साल थी, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि उसको रिन्यू करवाया जा सकता है मजीद 5 साल के लिए। अब लीगल लाइफ 10 साल लें या 15 साल लें, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ने ये आपकी जजमेंट पे नहीं छोड़ा, मतलब ये फैसला कि आप ये कहोगे जी आज खड़े होकर इंशाल्लाह मैं 5 साल और ले लूँगा, इसको इस्तेमाल करूँगा तो 15 ले लेता हूँ, मेरा एस्टीमेट और वो चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड ने इसके एस्टीमेट को नहीं, एस्टीमेट भी देने दिया इसको। यहाँ पे कोई पाबंदी लगाई है स्टैंडर्ड, पर वो पाबंदी के अंदर फिर थोड़ी सी जजमेंट है ज़रूर, लेकिन हमारे ऊपर छोड़ा नहीं उसने, ठीक है। स्टैंडर्ड ने कहा, आपने क्या कहा, आपने कहा जी 10 साल ओरिजिनल लीगल लाइफ है, 5 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो आपने कहा मेरा ख्याल है मैं 10 साल ही इस्तेमाल करूंगा। स्टैंडर्ड ने कहा चुप। दूसरा उठा, उसने कहा मेरा ख्याल है मैं 15 साल इस्तेमाल करूंगा। स्टैंडर्ड ने कहा तुम भी चुप, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, मैं बताता हूं कि क्या लाइफ लेनी है लीगल आपने, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ने यह कहा कि अगर आपको कंपनी परचेज अ लाइसेंस फॉर 6 years फॉर 30 million, ठीक है। आपने एक लाइसेंस लिया है जी, ओके, और ये लाइसेंस जो है ये 6 साल के लिए है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। और ये 6 साल के लिए आपको 30 मिलियन में मिला है, ओके। और उसके बाद इसको एक्सटेंड करवाया जा सकता है, रिन्यू करवाया जा सकता है फॉर फर्दर 4 years। कैलकुलेट लीगल लाइफ कितनी है, अज्यूमिंग एट द एंड ऑफ 6 year इट कैन बी रिन्यूड एट 14 million। अब स्टैंडर्ड यहां पे एक कॉन्सेप्ट लाया, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना पहले एक मिसाल समझिए। मिसाल के तौर पे आपने एक ग्राउंड बुक किया क्रिकेट मैच खेलने के लिए, वो जो इंडोर जैसे होता है, ठीक है। उन्होंने आपको कहा, क्या वैसे रेट चल रहा है आजकल पर घंटा है? अच्छा, अब आपने उन्हें कहा कि जी हमने एक छोटा सा टूर्नामेंट करवाना है, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपको 5 घंटे के लिए हम 10,000 के अंदर ये बुकिंग दे देते हैं, बस ठीक है, अच्छे वाला होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो 5 घंटे के लिए 10,000 में आपकी बुकिंग हो गई, ठीक है। आपने कहा ठीक है। साथ ही आपने निकलते उसको ऐसे कान में कहा, यार अगर कोई दिल कर पड़ता है मज़ीद 1 घंटा और खेल लें, तो उसने कहा बताना ना किसी को, अंदर खाते कर लेंगे, 100 रुपये में तुम वो अगला घंटा भी कर लेंगे। अब आप जो हैं, नहीं वो यही ना, मतलब बाहर के दूसरे ग्राहक ना सुने ना, रेट खराब होता है।
मतलब अच्छा बड़ा ग्राहक है ना, अच्छा बड़ा कस्टमर आया हुआ है 10,000 के अंदर, वो 5 घंटे आपको 10,000 की पेमेंट हो रही है, तो उसने कहा चलो यार एक 6 घंटा ऊपर 1 घंटा और दे देंगे, उसके सिर्फ जो है वो 100 रुपया दे देना, ठीक है। अब आपका तो छलांगे लगाएंगे, आप तो अभी से ही दोस्तों कह देंगे भाईजान 6 घंटे की तैयारी करके आना। मेरे बात के पीछे लॉजिक समझें। अभी आप क्या कह रहे हैं दोस्तों को, भाई घर पे 6 घंटे का बता के आना, 12 बजे शुरू करेंगे, नहीं थोड़ा और जल्दी शुरू करो क्योंकि तरावी तकरीबन हो जाती है खत्म, कोई 9:30 पौने 10, चलो 10 बजे शुरू करेंगे और सुबह सहरी 4:15 बजे तो करनी पड़ेगी, 4 बजे खत्म कर, बेहतरीन हो गया काम है, सेटिंग होगी, ठीक है। तो घर वालों को कहना भाई कि हमने 10 बजे ग्राउंड में जाना है और वहां से 4 बजे निकल के साथ ही जो है वो सहरी करके घर आएंगे, ठीक है। तैयारी करके आना, हमने 6 घंटे खेलना है। क्यों? क्योंकि नहीं, यकीन हो सकता है 5 घंटे के बाद आपके वो हालत हो गई हो कि आपको यार 100 रुपया भी छोड़ो, चलो ये 100 रुपये की पानी की 2 बोतलें ले लेते हैं, सादा पानी की, और बैठ के पी लेते हैं, ठीक है ना। हो सकता है दिल ना करे, ये तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको वैसे कह रहा हूं कि इतनी मिनिमल कॉस्ट है, इसको इस लफ्ज को स्टैंडर्ड ने क्या बोला है, मिनिमल कॉस्ट। इतनी मिनिमल कॉस्ट है रिन्यूअल की कि स्टैंडर्ड कहता है अगर कॉस्ट मिनिमल है रिन्यूअल की ना, तो तुम आज ही खड़े होकर ये डिसाइड कर लो कि तुमने 6 घंटे क्रिकेट खेलनी है, स्टार्ट में ही खड़े होकर। ऐसे ही यहां पर भी स्टैंडर्ड कहता है आपने लाइसेंस लिया है 6 साल के लिए 30 मिलियन में, तो अगर तो आपको, जैसे मिसाल के तौर पे वही बंदा, ठीक है, वही बंदा जिसको आपने कहा था कि यार 5,000 के अंदर 5 घंटे हमें ग्राउंड चाहिए, उसने कहा 10,000 में मिलेगा। आपने कहा अगर 1 घंटा और करना हो, तो उन्होंने कहा ठीक है आपका चलो कोई नहीं, आप 1,500 रुपये में और ले लेना, 1,000 रुपया और दे देना। तो क्या आपको लगता है कि वो मिनिमल कॉस्ट है? वो मिनिमल नहीं है, ठीक है, ना होने के बराबर हो, यानी उसको देखते ही ऐसे आप हंसी निकल जाए आपकी, ठीक है ना, ये इस तरह हादसा निकल जाए वो और चीज होती है, हंसी ठीक है ना, आप खुश हो जाएं, आप उसी वक्त पता लग जाए कि यार ये तो ना करने वाली बात है ना, क्या मतलब जो है वो हम 10,000 रुपए के अंदर 5 घंटे खेल रहे हैं, तो 100 रुपए में 1 घंटा और खेल ही लेंगे, ठीक है ना, सही है। तो मिनिमल कॉस्ट अगर है तो स्टैंडर्ड कहता है स्टार्ट पे ही खड़े होकर एक्सटेंशन को शामिल करके लीगल लाइफ निकालो, और अगर मिनिमल नहीं है तो फिर स्टार्ट में खड़े होकर एक्सटेंशन को शामिल ना करो, ठीक है। अब ये सिचुएशन सवाल के ऊपर लगाते हैं। वो कहता है कंपनी परचेज अ लाइसेंस फॉर 6 years फॉर 30 मिलियन, ठीक है, इट इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 4 years, कैलकुलेट, अच्छा वो पढ़ दिया था, इफ इट कैन बी रिन्यूड एट 14 मिलियन। अब आपको क्या लगता है 30 के मुकाबले में 14 ना होने के बराबर है? ऐसी तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अच्छा एक बात ज़हन में रखो, ये 6 और 4 को आपने कंपैरिजन करते हुए मिनिमल वाला इसको कंसिडर नहीं करना, वो तो बस जब डिसाइड हो गया तो फिर 6 में 4 को ऐड कर देंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये ना कहो आप हिसाब लगाने लग जाओ, अच्छा 6 का 30 है तो 4 का 14 है, तो नहीं, बस आपने ये देखना है ये 30 ओरिजिनल और ये 14 जो है ये रिन्यूअल, बस इन दोनों को आपस में आपने ऐसे ऐसे कुश्ती करा के देखना है, ठीक है। इन दोनों का आपने आपस में कंपेयर करना है। अगर रिन्यूअल कॉस्ट इस ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में ना होने के बराबर हो तो फिर 6 में 4 को ऐड कर लो, आज ही समझ जाओ, सोच लो, जहन बना लो कि 10 साल इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त नहीं करेंगे तो उस वक्त की उस वक्त देखी जाएगी। ये सवाल कल करवाने हैं मैंने, इकट्ठा नहीं किया जा सकता सारा कुछ, अभी पहले ये वाला ऊंट रिक्शे में नहीं बैठ रहा, तो फिर उसके बाद में अगली बात करूं वो कल इंशाल्लाह। इससे आगे ना 7 और 7A है, वो कल हमने दोनों सवाल करने हैं, ठीक है ना, वो करेंगे तो इंशाल्लाह ये बात कंप्लीट क्लियर तब होगी। इसलिए अभी ये नहीं सोचना कि सर उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त का उस वक्त देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो इनिशियली खड़े होकर डिसाइड करना है लीगल लाइफ कितनी लेनी है, ओके जी। तो कंपनी परचेज अ लाइसेंस फॉर, आज आखिरी दिन है ना, सी लॉ की क्लास शुरू कल से होनी है, तो आज मैं बस पढ़ा लूँ ना, कल से फिर इंशाल्लाह वैसे ही बच्चों को टाइम पे छोड़ना है, टाइम पे शुरू करना है, ठीक है ना, ओके चले। नहीं वो मजबूरी है, अब क्लास किसकी आज से शुरू है क्लास सी लॉ की? उठ जाओ जाओ सी लॉ की क्लास में, यार इसको बुलाओ, इसको छोड़ के आए जरा सी लॉ की क्लास में, ओके। राशिद का शायद तबीयत भी खराब, मेरे से आया भी नहीं है,
तो फिर तो तुम लोग ढूंढते ही रहोगे क्लास आज जी। अच्छा सुने 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 सुने, बात पूरी करने दें प्लीज। 30 मिलियन ओरिजिनल और 6 साल के बाद यहां पे खड़े होकर आप 14 मिलियन मजीद पे करके अगले 4 साल के लिए इसको मजीद आप रिन्यू करवा सकते हैं। ऐसा ही है। अब पता नहीं उस वक्त क्या हालात हों, करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये उस वक्त देखेंगे। आज ही खड़े होकर हम इतने श्योरली नहीं कह सकते कि हम लाजमी ये करवाएंगे, क्योंकि ये मिनिमल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल नहीं है तो फिर लीगल लाइफ कितनी होगी? 6 साल। 6 साल रिन्यूअल को ऐड नहीं। अच्छा, हो सकता है वहां पे जाके फिर कर ले रिन्यू। ये अब कल मैंने आपको सिखाना है, क्योंकि कल जो 2 सवाल करने हैं ना 7 और 7A, उसमें हम यहां से शुरू करके यहां तक लाएंगे, यानी कि वो 2-3 साल का सवाल होगा ना, बीच में रिन्यूअल करीब ही होगा। तो हम मतलब स्टार्ट से शुरू करेंगे लाइसेंस को और रिन्यूअल के बाद भी एंड तक जाएंगे और दोनों सिचुएशंस के अंदर सवाल को देखेंगे। वो कल करेंगे, ठीक है ना। अभी उसको नहीं सोचना कि यहां पे क्या करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ ये डिसाइड करना है यहां खड़े होकर कि लीगल लाइफ 6 साल लें या 10 साल लें। अगर ओरिजिनल 6 साल के लिए हमें मिला था 30 में और रिन्यूअल हो रहा है 14 में, तो 14 30 के मुकाबले में मिनिमल नहीं है। तो इस सूरत के अंदर आपने लीगल लाइफ में इसको रिन्यूअल को ऐड नहीं करना। 6 साल आपकी लीगल लाइफ है। अब जब एक बार लीगल लाइफ आपकी डिसाइड हो गई तो इस लीगल लाइफ को लेकर अब आपने अपने रूल के पास जाना है, यूजफुल लाइफ के साथ अब कंपेयर होगा। ये असल मसला ये था, ठीक है ना। अमोर्टाइजेशन किस पे होगी? शॉर्टर ऑफ, ये सोल्यूशन फिर देखना जब मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी बात कर रहा हूं, इधर देखो, शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो पहले क्या करना है? लीगल लाइफ डिटरमिन करनी है। उसके अंदर मसला क्या आता है? एक्सटेंशन का, रिन्यूअल का, डालें या ना डालें। एक बार वो डिसाइड करके लीगल लाइफ डिटरमिन हो जाए तो फिर उसको लेकर जाते हैं यूजफुल लाइफ से कंपेयर करते हैं और उन दोनों में जो शॉर्टर हो, अभी सवाल करते हैं इसका, ठीक है जी। तो पहले केस के अंदर लीगल लाइफ क्या बनेगी? 6 ईयर्स। दूसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑप्शन है। लो जी, आपको 30 मिलियन के अंदर ये 6 साल के लाइसेंस मिला और उसमें लिखा हुआ था 1 मिलियन और देकर 4 साल के लिए मजीद बढ़ा लेना। तो आप कहोगे यार कुछ भी ना होना, तो ये तो बंदा वैसे ही हंस के, जो 30 मिलियन 6 साल में मिल रहा था, 4 साल में सिर्फ 1 मिलियन, ये वही वाली बात हो गई कि यार 100 रुपए में 1 घंटा और खेल लेना। तो आप अभी से ही ज़हन बना लोगे कि मैं 10 साल इसको इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, इस मोमेंट पे जाके फिर देखेंगे, हो सकता है आपका ज़हन बदल भी जाए। वो तब वो सिलेबस में नहीं है, चेंज वो वाला एस्टीमेट चाहिए, ठीक है। और इस दिन खड़े होकर क्या करेंगे, एंट्री क्या करनी है, वो कल सिखा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सही है। अच्छा, अब इस केस के अंदर आपने यहां पर खड़े होकर 30 में 6 साल के लिए, किधर गया यार, लू गायब हो गया। अच्छा, 30 में 6 साल के लिए आपने लाइसेंस लिया और आपको कहा गया कि 1 रुपए में रिन्यू करा लेना। तो आप यहीं पर छलांगे लगा रहे हैं आप, ठीक है, आगे छलांगे हैं, ठीक है। और आप अभी से सोच कर खड़े हुए हैं कि वहां खड़े होकर ये 1 मिलियन ऐसे पकड़ाएंगे और 4 साल मजीद इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज वर्थ तो रखती थी ना कि आपने 6 साल के लिए उसको 30 मिलियन में लिया है। कोई लाइसेंस ऐसा था तो सही ना। हो सकता है यहां से आपने नमक निकालना हो, ये पहाड़ आपको लीज पे मिला हो 6 साल के लिए, ठीक है, तो आप खुशी खुशी वो 1 मिलियन पे करने का भी सोच के खड़े होंगे। अच्छा, हो सकता है उस वक्त वो क्या होगा वो तब की तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो आपका जहन यही है। ओके, अब इस केस के अंदर आपकी ओरिजिनल लीगल लाइफ कितनी थी? 30, लेकिन चूंकि रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है तो ये अरसा भी, हाँ, 6 + 4 10 बन जाएगी आपकी लीगल लाइफ। जब ये लीगल लाइफ डिटरमिन हो जाएगी, अब इसको जाकर कंपेयर करेंगे यूजफुल लाइफ से, और जो शॉर्टर होगा वो फिर यूज करेंगे। गॉट इट? ठीक है, चलो अब प्रॉपर एक सवाल करते हैं अगला। जी स्टूडेंट, हाँ जी, मिनिमल जो है ना बेटा, यहां पर अब स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा कि आपने 30 का 5% लेकर या 4% लेकर या 1% इवन लेकर रख लेना है। जो उससे ऊपर है वो मिनिमल नहीं है, जो नीचे है वो मिनिमल है। ऐसी बेटा कोई बात स्टैंडर्ड ने की नहीं है। ये जजमेंट पे छोड़ा है आपके, ठीक है, ये आपकी जजमेंट पे छोड़ा है। लेकिन आई कैप की एक बड़ी मेहरबानी है कि वो मतलब देखने से ही नजर आ जाएगा। मिनिमल जो इतना ज्यादा वाज़ेह फर्क होगा कि देखने में ही नजर आ जाएगा। जैसे इसमें देखो 500 ओरिजिनल, ये बड़ा सवाल पढ़ाता हूं लेकिन फिलहाल बता रहा हूं, ये 500 में ओरिजिनल लाइफ के लिए मिला था
80 में रिन्यू होगा, इसको मिनिमल नहीं कहेंगे, इसको मिनिमल नहीं कहेंगे। 560 और 120, 300 और 3, लग गया ना पता, ऐसे वाजे फर्क होगा। यानी यहां पे 300 के साथ उसने कोई 10-12 भी नहीं लिखना, और ठीक है ना। मिनिमल वो जो ऐसे दूर से देख के पता लग जाए कि ये ना होने के बराबर है ना, ना होने के बराबर तो इसी तरह की फिगर हो सकती है, ठीक है। 180 नहीं है, 1% नहीं कह सकते यार, नहीं कह सकते ना, स्टैंडर्ड ने कहा है। बस उसने कहा है कि रिन्यूअल को ओरिजिनल लीगल लाइफ में ऐड कर लेना अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है, ठीक है, अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है, ठीक है। चलो अब ये सवाल करते हैं, जरा प्रैक्टिस हो जाए जी। वो तो अमोर्टाइजेशन तक पहुंच गया है, चलो खैर हम अपने स्टेप्स के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले तो हमने अभी सीखा, हमने क्या करना है, लीगल लाइफ निकालनी है, ठीक है। तो A, B, C और D, ये हमारे 4 जी बेटा इंटेंजिबल्स हैं। परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहा है, मना भी किया है जी नहीं। 500 के मुकाबले में 50 भी मिनिमल नहीं है, 5 तो है। अब क्या है, जजमेंट है, ठीक है। कहता है 1%। अच्छा जी, लीगल लाइफ जो है वो आपने कितनी लेनी होगी, इसका डिसीजन आपने मिनिमल कॉस्ट या नहीं है मिनिमल कॉस्ट एक्सटेंशन की, उसको देखकर करना होगा, ठीक है। अब एक ही बात करते हैं, एक ही, अच्छा शुरू से पढ़ें। ऑन यकम जनवरी 15 एंटिटी बॉट 4 लाइसेंसेस ABCD, ठीक है ना, फॉर 10 ईयर्स। अब ये 10 ईयर्स जो हैं, ये चारों लाइसेंसेस की लीगल लाइफ है ओरिजिनल वाली, ठीक है ना, विदाउट एक्सटेंशन। ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया, डन। ये 10 साल के लिए चारों लाइसेंस लिए हैं। आगे वो कहता है डिटेल्स आर एज फॉलोज। क्या डिटेल्स हैं जी, क्या डिटेल्स हैं, इधर देखो एक्स, इसको तो बाद में देखते हैं ना, ये तो एक्सपेक्टेड कैश जनरेशन ये होती है, यूजफुल लाइफ को कहते हैं, इसको साइड पे रखो। ये आई के एक सवाल में से ही उठाया हुआ ये, इससे ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिन्यूअल कॉस्ट है, और आगे कहता है लाइसेंसेस कैन बी रिन्यूड फॉर 5 ईयर्स। रिन्यूअल कितना हो सकता है, अब ये 5 साल इस 10 साल में ऐड करें या ना करें, डिसीजन होगा रिन्यूअल कॉस्ट के को देखते हुए कि वो मिनिमल हुई तो ऐड करके 15 लीगल लाइफ, और अगर वो मिनिमल ना हुई तो फिर नहीं ऐड करेंगे, 10 पे छोड़ेंगे। कुछ समझ आ रही है, चलो। तो फिर लीगल लाइफ, अच्छा 500 ओरिजिनल कॉस्ट थी और रिन्यूअल 80 रुपए में हो तो ये मिनिमल नहीं है। भाई ने कहा 50, मैंने कहा वो मिनिमल नहीं है यार, बस ऐसे ही खाम काम है ना, लकीर का फकीर नहीं बनना हमने। जजमेंट है ना, तो जजमेंट कुछ अपनी डेवलप करो भी सही। मिनिमल है तो नजर आएगा दूर से ही आपको, अगर आपको नहीं लग रहा मिनिमल तो आप नीचे लिख दो कि मेरे हिसाब से मिनिमल नहीं है। उसको कॉन्सेप्ट पता लग गया कि आपको आ गया, जजमेंट ऊपर नीचे होती है। लेकिन IQF के सवालों के अंदर ये मेहरबानी जरूर है, ठीक है, कि वो इस तरह से ही वाजे फर्क रखेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ने क्वांटिफाई नहीं ना किया हुआ, वाजे फर्क रखेगा, आपको नजर आएगा ये मिनिमल लग रहा है, मिनिमल है, ठीक है ना। इधर 180 पहलवान हो, इधर 2 पहलवान हो, ठीक है। अच्छा बंदूक भी होए तो फिर भी बेटा गोलियां शोलियां पानियां भी पैंदियां ने वैसे। अच्छा जी, सुने। तो पहले केस के अंदर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल नहीं है, तो इसलिए एक्सटेंशन को ऐड +0, एक्सटेंशन पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। लीगल लाइफ कितनी आ गई, 10। बी के केस में गए, 560 का ओरिजिनली 10 साल के लिए मिला था, रिन्यूअल 120 में होगा, रिन्यूअल कॉस्ट इज नॉट मिनिमल, लीगल लाइफ 10 ही होगी। 300 रुपए का ओरिजिनली सी लिया था और 3 रुपए में रिन्यू हो जाना है। बिस्मिल्लाह आज ही 15 कर दो, ठीक है। 180 है और बदले में अगले अरसे के लिए सिर्फ 2 है, तो +5, तो ये हमारी निकल आई लीगल लाइफ। ये एक स्टेप था जो हो गया पूरा, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप है यूजफुल लाइफ ढूंढेंगे सवाल के अंदर से, और अब इनको कंपेयर करके जो शॉर्टर होगा उसे यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो सवाल के अंदर ये उसने लिखी हुई है, ठीक है, यूजफुल लाइफ। तो ये यूजफुल लाइफ उठाएं जी,
यूजफुल लाइफ 13 साल, इंडेफिनेट 7 और 14। क्या हो गया भाई मेरे जी? 7 और 14, ठीक है। लें जी, अब इसमें से शॉर्टर को सिलेक्ट करते जाएं। तो ए के केस में शॉर्टर क्या है, ये ऐसे मैंने फॉर्मेट सा बना लिया आपको समझाने के लिए, आप अलग अलग करते रहे। बस आपने लीगल और यूजफुल जो शॉर्टर है उसको आइडेंटिफाई करना और फिर अमोर्टाइजेशन के लिए यूज करना है। ओके, शॉर्टर क्या है, यहाँ शॉर्टर क्या है। अब यहाँ साइंसदान ना बनना। इनडेफिनेट का मतलब है पता नहीं जी कब तक यहाँ पे मछलियां पकड़ने के लिए मिलेंगे। ओ भाई पता नहीं कब को, छोड़ो, आपके लिए 10 ही है। अब ये ना कहना सर हो सकता है ये इनडेफिनेट 5 हो, नहीं होगा यार 5। अब जो ऑब्वियस चीज नजर आ रही है उसकी तरफ चलो, अपने जहनों को थोड़ा सा सही कर लो। सीधी चीज नजर आ रही है उसको सीधा ही लिया करो। आधे मसले तो आप लोगों के अपने दिमाग के खड़े किए हुए हैं आप लोगों के सामने जी। शॉर्टर, शॉर्टर, अच्छा जहां पे लीगल लाइफ में एक्सटेंशन ऐड की है वहां पे यूज ही नहीं हुआ। खैर चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे जी बच्चों। अब देखो ना फायदा हो गया, वरना इस केस के अंदर हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसमें तो चलो बचत हो जाती, इसमें तो शॉर्टर फिर भी क्या था, यूजफुल लाइफ, लेकिन यहाँ पर शॉर्टर 10 साल ने बन जाना था, आंसर गलत हो सकता था। खैर चलें, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अमोर्टाइजेशन भी निकाल देते हैं अब यहीं पर ही जी बच्चों। अमोर्टाइजेशन है, ए की अमोर्टाइजेशन कॉस्ट कितनी है इसकी 500, और लाइफ इसकी जो यूज करेंगे वो 10 है तो 50 आ गया। उसके बाद ये देखो ये कॉस्ट पड़ी है 560 डिवाइडेड बाय 10 56। उसके बाद 300 डिवाइड बाय 7 43। फिर 180 डिवाइडेड बाय 14। वो नहीं निकल रहा है पॉइंट ना तो बाहर। जी सही है जी। बाकी कुछ कल भी करेंगे, कुछ आज भी करना है। अभी चुप है, वो दोनों सवाल होमवर्क में लिख के लाने हैं ना, तो थोड़ा डिस्कस करूंगा 5 मिनट बस, लिखवाता नहीं, टेंशन मत हुआ, कल लिखवाऊंगा इंशाल्लाह। मका हुआ वाह वाह नहीं है। वो कौन लोग हो तुसी? सही है, चलें। चांगली हैं, सरगोद दे गए हैं, मुड़ सरगोद देते हो तुसी। नहीं, आप उनसे जाके पूछिएगा कि वो मतलब कहलाते हैं, मतलब वो एक वो वाला नहीं मसला जो आप समझ रहे हैं। आप बोल रहे हैं जंगली, वो डिफरेंट चीज है। अच्छा। कहते हैं उनको लोग, मैं तो नहीं कहता, साढ़ा तो अपना डिवीजन है भाई। अच्छा जी सुने प्लीज, कौन सा सवाल कहा था? यही वाला। देखें देखें, मसला पता है क्या है? मसला ये है, जिसको आप इजी ले रहे थे, ही हु कर रहे थे ना, जब मैंने इग्नोर वाले लिखवाए थे, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप किस आग के साथ खेल रहे थे। ये पास पेपर 5 का पार्ट भी है, 253 पेज पर शुरू हो रहा था, लेकिन सवाल 254 से शुरू हो रहा है। ऊपर थोड़ा थ्योरेटिकल सा है सवाल, रायसिन इंटरनेशनल, इसमें 11 नंबर का सवाल है। सारा सवाल आपको आता है, अभी पढ़ाता हूं मैं, ठीक है, लेकिन मसला कहां पे आएगा? एक्सप्लेन, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आपको जो असल में होमवर्क में देना था वो भी आप होमवर्क में चला गया, और ये भी चला गया, ठीक है। वो कौन सा है? ये देखो, इसमें देखो 9 नंबर का सवाल है, और वैसे जरा ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही गो थ्रू करता हूं इधर पढ़ के, सिर्फ मैं नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ ये पढ़ने से ये अंदाजा करना है कि जो इसमें लिखा हुआ है सवाल वो कॉन्सेप्ट हमें पता है या नहीं, जान पहचान है या नहीं, एक्सप्लेन करना है जी।
इन ट्रांजैक्शंस को। नंबर 1, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पर सिर्फ ये दोनों सवाल मैंने रीड करने हैं, फिर छुट्टी देता हूं। शक्लें सही करो आप, ओके। 2 से 4 मिनट लगेंगे बस, 5 भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये बोलोगे तो बच जाएगा टाइम। ये 1 मिनट बढ़ा, 2 मिनट बढ़ गए, बोलो बोलो। 3 मिनट, 4 मिनट बढ़ गए, 5 मिनट, 6 मिनट, मैं बता रहा हूं और मैंने बढ़ाने हैं। 7 मिनट बढ़ाऊंगा मैं, 8 मिनट। गोस्ट ऑफ लेग्स हैं, तुम तीनों को मैंने बिठाना है, बाकियों को छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा जी, 5 मिनट ही दें बस, चलें प्लीज, बस 5 मिनट। In 2020, AL started development of a new product. The recognition criteria for capitalizing internally generated intangible was met on 1 जनवरी 21। 20 में किसी वक्त शुरू हुआ होगा काम, लेकिन 21 में क्राइटेरिया मीट हुआ। इसका मतलब इससे पहले नहीं था। वैसे भी फॉर द ईयर 21 ही डिस्कशन करनी है। आगे कहता है ऑन दिस डेट AL started development of a plant which completed in 3 months। यहां पे आपको लगा कि शायद ये प्लांट हमने खरीदा है, लेकिन उसने कहा ना, इट इज अ पायलट प्लांट फॉर टेस्टिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड इज नॉट फॉर अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। ये डेवलपमेंट फेज वाला पायलट वाला प्रोग्राम है। अच्छा जी। AL incurred cost of 3 million and 7 million on design and construction of plant। जाहिर है वो प्लांट नहीं, प्लांट भी तो बनाना पड़ेगा ना आपको। डिजाइन किया उस प्लांट को, उसको कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी खर्चा किया। पायलट प्लांट से ही खर्चा तो होगा ना, उसमें भी छोटा सा प्लांट लगाया, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट फेज के 2 खर्चे हैं, ठीक है। पता नहीं अब आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज ही करेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि क्राइटेरिया तो मीट हो चुका है। क्योंकि इसी दिन ऑन दिस डेट, इस दिन मेट हुआ, ऑन दिस डेट स्टार्टेड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेट प्लांट। फिर ये पैलेट प्लांट वाली कॉस्ट जो है ये कैपिटलाइज ही करेंगे आप, होपफुली। अंग्रेजी तो आप लिखेंगे ना, मैंने तो कल लिखवानी है, पर पास होने वाले बच्चे पहले एक बार गलत सलत किसी तरह से अपनी लिखेंगे, फिर सोल्यूशन देखेंगे, और फेल होने वाले साथ साथ भी देख सकते हैं और पहले भी देख सकते हैं। तो आप लोग पास होने वाले बनिएगा। एक बार जो समझ में आए, मुझे पता है अभी 3-4 दिन एक टॉपिक को पढ़ते हुए कितना को लेवल बना होना है अंग्रेजी लिखने का, पर लिख देना जैसी समझ में आए। पास होने वालों में अगर शामिल होना है तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर अगली बार शामिल होना है तो अगली बार। AL expects to operate the plant, केड़ा प्लांट? यही पायलट प्लांट फॉर 2 years still end of development phase, यानी कि अभी 2 साल डेवलपमेंट चलनी है। इसका मतलब 31 दिसंबर 21 पर ये अंडर प्रोग्रेस भी होगा। अब डिस्कशन वाले सवाल है ना, तो पहले आप बताओगे क्राइटेरिया मीट हुआ है तो कैपिटलाइज करना है इस कॉस्ट को इंटेंजिबल में, और ये एंड पर कंप्लीट नहीं है इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस है, तो फिर अमोर्टाइज नहीं करेंगे, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजर। अब ये सारी बातें लिखनी है, मैं तो कल लिखना सिखाऊंगा ही आपको, लेकिन बेहतर है कि आप लिख के आए ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से कंपेयर कर सकें कि हमने भी ये लिखा था, मिलती जुलती बात ही सर ने भी बोली और ICAP की भी उससे मिलती जुलती बात ही है, और बेहतरीन जा रहे हैं यार, ठीक है, सही है। ड्यूरिंग 21 AL incurred 5 million in operating the plant। बेटा ये तीनों खर्चे, एक मिनट, मैंने डेफिनेशंस खोल के इसी दिन के लिए रखी थी। ओ नस गई हैं। कौन सा सफा था? सफा तुम हो गए मोए मोए। ये पता नहीं क्या है, मुझे भी को बताए। ये देखें जी, ये देखें। नहीं मुझे एक बार बता दो, ऐसी शर्मिंदगी होती है बार बार लोगों के सामने। अच्छा बंदे कहते हैं अपने लोग शरीफ बनते हैं, ऐसी बात नहीं, टाइम ही नहीं मिला कभी, बंदा किसी की कहीं नजर आ जाती है तो बंदा कहता भाई यार प्लीज यार सफा दस दो, ये लग गया ना जाई हूं किधरे प्लीज। ये देखें जी, 3 चीजें लिखी हुई थी, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन। तीनों चीजें यहां नजर आएंगी, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट। ठीक है, पायलट प्लांट बनाने का सोचा है, उसका डिजाइन कर रहे हो, आर्किटेक्चर ने पैसे मांग लिए, वो आर्किटेक्ट ने, वो भी पैसे उसके लग रहे हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर मटेरियल मंगवा के वो बनाना शुरू कर दिया आपने, आर्किटेक्ट बनाना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। तो उसके बनाने के ऊपर भी जो खर्चा प्लांट के आ रहा है वो भी इसी का खर्चा, और फिर जब वो बन गया तो उसके चलाने का खर्चा भी तो डेवलपमेंट ही चल रही है ना, तीनों है। ओके, तो ये तीनों कॉस्ट को ऐड करोगे
और अंग्रेजी मारोगे थोड़ी सी है जी कि क्राइटेरिया 6 क्राइटेरिया मीट हो गए इसलिए इसको कैपिटलाइज करना है। और जैसा कि आपको पता है कि ये एंड पर कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए इसको, लेकिन ये आर्ट ये डेवलप करना है कि आपने ये होगा 4 से 5 3 से 4 नंबर का, 3 नंबर का कर लो तो 3 नंबर के लिए को 2 सफ़े 3 सफ़े लिखोगे, पागल हो। तो आर्ट ये डेवलप करना है कि सारी बात भी लिखी जाए। तो इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होगी, कितने पर होगी, क्यों होगी, ये बताओगे। फिर उसके बाद कहोगे ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए इसको सब्सिक्वेंटली आपने क्या करना है, ईयर एंड पे अमोर्टाइज तो नहीं करेंगे, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। और एक लाइन यहां पर अगर यूं लिख दो ना, नहीं इंडिकेशन, हाँ वो लिख दो बस, इट शैल बी एनुअली टेस्टेड फॉर इम्पेयर। ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंपेयरमेंट कैसे करते थे ना, ये एक लाइन में लिख के ना थोड़ा रोप झाड़ना है। इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली, आगे एक लाइन लिखोगे बाय कंपेयरिंग कैरिंग वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट। बस इतनी सी एक लाइन लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे उसके। आपने उसको बताया है कि इंपेयरमेंट कैसे होती है, ठीक है। खूब मेहनत करके आनी है इनके ऊपर, ठीक है, लिखते हुए। नेक्स्ट, ऑन 1 मार्च 21 इसी साल में एएल एक्वायर्ड अ पेटेंट, एक्वायर्ड। अब इसके बारे में लिख रहे होगे क्योंकि ये परचेज इंटेंजिबल है, देयरफॉर इट शैल बी कैपिटलाइज्ड, और फिर अमोर्टाइज भी होगा। लेकिन आगे कहता है ओ विद इंडेफिनिट लाइफ है, तो ये भी वही वाला बन जाएगा। अच्छा चलें आगे देखते हैं। ओ इन एक्सचेंज ऑफ इट्स ओल्ड इक्विपमेंट, अभी एक्सचेंज पढ़ाया था। द फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट एंड इक्विपमेंट, दोनों की फेयर वैल्यू भी गिवन है, ऐसे नहीं पढ़ा रहा था वहां पे मैं। तो ओल्ड की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड लिखेंगे कैसे, अब ये तो आपने देखना, मैंने तो कल लिखवाना है। उसके बाद द फेयर वैल्यू दोनों आ गया। ऑन दिस डेट ऑफ एक्सचेंज इक्विपमेंट हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 30, एएल बिलीव्स दैट इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज विल चेंज एज अ रिजल्ट। अच्छा नहीं, ये वो वाली लाइन लिख रहा है कि ये ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस लैक नहीं करती वाली बात नहीं है। नहीं, अगर वो यूं ये ना लिखता तो भी हम यही समझते कि इससे फायदा ही होना है। हमने सिर्फ लिख के बता दिया कि इस ट्रांजैक्शन से फायदा होना है, ये ना समझना कि ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस वाला केस है। ओके, क्या कह रहा है कि वो बिलीव कर रहे हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोज विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज, मतलब वो मसला नहीं है, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एएल इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ पेटेंट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ये 2 रुपए, और ऊपर से पता नहीं आप कैसे कॉस्ट निकालेंगे, ओल्ड प्लस कैश देखेंगे वो तो आप देखेंगे, पर अंग्रेजी क्या लिखेंगे समझ आ रही है। इंटेंजिबल क्यों रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये परचेज्ड है। इनिशियली मेजर होगा एट कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ न्यू होगी ओल्ड की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड, और ये 2 मिलियन ट्रांसफरिंग का भी आपने ऐड कर। अब ये अंग्रेजी आपने लिखनी है, यही कमाल है। ये FAR2 के अंदर हर टॉपिक में मैं कह रहा हूं ना, वो ये समझता है कि आप इस काबिल हैं कि आपसे कोई बंदा पूछ लेना, आप आगे जाओ प्रैक्टिकल लाइफ में, जरा यार ये रिपोर्ट तो लिख के लाओ, तो आपको पता होगा उसको कैसे लिखना है। हर चीज के बारे में वो ये सवाल कर रहा है। लास्ट, ऑन गवर्नमेंट ग्रांट लाइसेंस फ्री ऑफ, ओके, गवर्नमेंट ग्रांट वाला पॉइंट, ठीक है, वही नॉमिनल या देख लेना ना। अच्छा ये डिस्कशन वाला है, चलो ये बात आप कर ही लें। फ्री ऑफ 10 टन, द लाइसेंस इज नॉन ट्रांसफरेबल, द फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अब यहां पे आपने उसने नहीं बताया कि उनकी क्या पॉलिसी है, आपको दोनों डिस्कस वाले सवालों में ना दोनों बताना पड़ता है। तो आप यूं कहोगे कि ये इंटेंजिबल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये ट्रीट करेंगे एज अ गवर्नमेंट ग्रांट। इसको रिकॉर्ड करने के 2 ऑप्शंस हैं, नॉमिनल पे या फेयर वैल्यू पर, और ठीक है। और वंस सिलेक्टेड, जहां पे भी ऑप्शन होता है ना, जहां पे भी ऑप्शन होता है, FIFO या FCO ऑप्शन है, वंस सिलेक्टेड दिस विल बिकम योर पॉलिसी। IAS 16 में कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्शन है, वंस सिलेक्टेड तो वो आपकी पॉलिसी। IAS 40 में कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल ऑप्शन है, वंस सिलेक्टेड इट बिकम्स योर अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, समझ आई है। हाँ वो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, वो सॉरी वहां ऑप्शन नहीं है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, वो मजबूरी होती है, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पे ऑप्शन है, तो आप बताओगे कि ऑप्शन है, और जो सिलेक्ट करेंगे वो हमारी पॉलिसी बन जाएगी। और दोनों के बारे में बताना है कि अगर नॉमिनल पे है तो आप नॉमिनल पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू पे तो डेफर्ड ग्रांट बनेगी और फिर उससे इनकम बनेगी सेम लाइफ पे। अब ये कैसे लिखोगे मैं तो कल लिखवाऊंगा, आप देखना। दूसरे सवाल के अंदर क्या है, ऐसी नजर डाल लें उस पर भी, ये भी तो होमवर्क है ना। 1 मिनट ज्यादा हो गया, ये वो बोले थे ना, आप लोग बोले थे ना, बस ऐसे कोई नहीं ना समझ आए कोई बात नहीं, निकल जाओ क्लास। इधर देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हुई है,
और कुछ कहानियां, अच्छा जो आसान हो गया, रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन वगैरह वगैरह हो जाएगा। राइट टू मैन्युफैक्चर वेल एस्टैब्लिश प्रोडक्ट अंडर पेटेंट हमने एक्वायर किया उन्होंने, ऐसे ही है ना। मैंने राइट टू मैन्युफैक्चर जो है वो उन्होंने परचेज किया है, परचेज इंटेंजिबल है, असल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। इसके अंदर एक्सटेंशन वाला पीरियड है, ऑप्शन टू रिन्यू, लेकिन अगर देखना है आपने, अगर मिनिमल होगा तो ऐड, नहीं तो नहीं। बातें सारी पढ़ ली हैं आपने, देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि अगर मैं इतना ही पढ़ा के कहता बस टॉपिक खत्म है और फिर ऐसे चलते चलते एंड हो जाता और पर्चे में जाते और ये आ जाता, तो पढ़ाया तो था ना आप। ये तो नहीं कह सकते थे मुझे आकर पर्चे के बाद भाई आपने पढ़ाया ही नहीं। मैंने कहा था यार पढ़ा के कहा नहीं था वो सवाल कर लेना। तो यूं समझो ये आखिरी बार डिस्कशन हो रही है। ऐसे करके मेहनत करनी है ईमानदारी से, फिर कल मैं खुद करवाऊंगा ये सारे डिक्टेट। सुने हैं, ये देखना ना, अब आप करना आपने, पूछे मुझसे जा रहे। ये ब्रांड एक्वायर किया, एक्वायर कैपिटलाइज करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड मंथ ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, देखना क्या होना है। कैंपेन आगे उसके लिए किया है। उफ, न्यू प्रोडक्ट, इधर सुने, ये सब कुछ हो चुका हुआ गालिबन पिछले साल में, ये कैपिटलाइज है सारा कुछ, लेकिन फर्दर खर्चा हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक 50 सीटर बस है, आपने पीछे से उसको तोड़ा और 20 सीटें बढ़ा दी, 70 सीटर बना दी, तो ये आपने जो एक्सटेंशन की है अपग्रेड की तरह से है, ये आपको फायदा देगा ना, कैपिटलाइज होगा। ऐसे ही इंटेंजिबल के अंदर भी फर्दर अगर कोई डेवलपमेंट कॉस्ट हो जाए तो वो कैपिटलाइज होती है। बस कुछ ना कुछ करके आना, ऐसे मुंह उठा के ना आना, कल मैंने चेक करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।